हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और इसके पहले हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा था, 4 था, उसमें पार्ट 1 करके हम लोग देख चुके थे। कहाँ तक देखे थे तो 65 क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन देखे थे। अब 67 क्वेश्चन से हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, हम लोग अपना धीरे धीरे करके अपने प्रैक्टिस सेट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए अब आप लोग इसका आंसर दीजिए। प्रश्न है, क्या है, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? तो आप कहोगे मैम ऑप्शन ए सुई और धागा से, पेन और पेंसिल से, पिन और सुई से, पिन और धागा से। आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे मैम जो पेन और पेंसिल है, पहले तो एक नाम इसका और है, आप बता दीजिए। तो आप बता दीजिए कि इसका एक नाम और क्या है। इसको एक अनौपचारिक विधि भी कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, एक औपचारिक तकनीक है, एक अनौपचारिक तकनीक है। ये कहाँ से प्रश्न बना है? तो कार्य सरलीकरण से सब प्रश्न बना है, ठीक है। कहाँ से? कार्य सरलीकरण से। और कार्य सरलीकरण की तकनीक, ठीक है, इसमें क्या है, इसको 2 भाग में बांटकर पढ़ा जाता है। एक तो औपचारिक होता है और एक क्या है, अनौपचारिक होता है। और इसी को अनौपचारिक ना कह करके इसी को पेन पेंसिल हम कह देते हैं, ठीक है। तो पेन पेंसिल में क्या क्या आता है, कहोगे मैम पेन पेंसिल में क्या आता है, प्रोसेस चार्ट आता है, ठीक। क्या आता है? प्रोसेस चार्ट आता है। उसके बाद क्या है, ऑपरेशन चार्ट आता है, ठीक है। क्या है? ऑपरेशन चार्ट आता है। फिर कहोगे मैम मल्टीमैन चार्ट आता है। मल्टीमैन के बाद क्या आता है, पाथवे चार्ट आता है। कौन चार्ट आता है? पाथवे चार्ट आता है। और पाथवे चार्ट को किसने दिया था? तो श्रीमती गिलवर्थ ने दिया था, ठीक है। कौन दिया था? श्रीमती गिलवर्थ ने दिया था। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में जानकारी देते चले कि औपचारिक तकनीक में क्या क्या आएगा। तो औपचारिक तकनीक में क्या आएगा, माइक्रो मोशन आता है। क्या आएगा? माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण आएगा। नंबर 2 पे क्या है, साइक्लोग्राफ है। क्या है? साइक्लोग्राफ है। अभी इसका ट्रिक याद करने के लिए आप लोग को हम ट्रिक देंगे। इसमें क्या है, साइक्लोग्राफ तकनीक है। नंबर 3 क्या है, स्टॉप वॉच है, ठीक है। क्या है? स्टॉप वॉच है। और नंबर 5 क्या है, तो कह दो मैम मेमो मोशन है। क्या है? मेमो मोशन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इसके भी 4 पार्ट हैं औपचारिक के, और 4 पार्ट हैं पेन और पेंसिल तकनीक के, ठीक। तो आप लोग औपचारिक का कैसे याद करोगे, कहोगे मैम इसमें हमेशा एक तो क्या है, माइक्रो मोशन, तो ई है। साइक्लोग्राफ, इसमें क्या है, ई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और क्या है, लास्ट में ग्राफ है, मोशन है, वॉच है, ठीक है। तो मोशन क्या है, मेमो मोशन 2 में दिया है, ठीक है। इसी तरीके से क्या दिया है, साइक्लोग्राफ दिया है, फिर माइक्रो मोशन दिया है। तो ये क्या है, ये औपचारिक तकनीक का है। और ये क्या है, पेन और पेंसिल का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। और क्या है, प्रोसेस चार्ट में अभी इसको हम विस्तार से ना बता कर कितने बता के आगे निकल रहे हैं। और बाकी चीज़ें हैं जो क्या है, एक सेकंड एक मतलब ऐसे लेकर के आएंगे जिसमें कार्य सरलीकरण की चीज़ें इसको विस्तार से बताएंगे कि ऑपरेशन चार्ट में कौन कौन से वर्क को काम करते हैं। अगर छोटा गोला है तो क्या दिखाएगा, बड़ा गोला है तो क्या दिखाएगा, त्रिभुज है तो क्या दिखाएगा। चलिए इतना बता देते हैं, ठीक। छोटा गोला क्या दिखाएगा, छोटा गोला भुजाओं की गति दिखाता है। क्या दिखाता है? भुजाओं की गति दिखाता है। बड़ा गोला क्या दिखाता है, अंगुलियों की गति दिखाता है, ठीक है। क्या क्या दिखाएगा, अंगुलियों की गति दिखाता है। और जो त्रिभुज है क्या दिखाएगा, भुजाओं व अंगुलियों का आलस्य दिखाता है, ठीक है। त्रिभुजाकार क्या दिखाएगा, जो हमारे आर्म होते हैं और फिंगर्स होते हैं, इनके आलसपन को दिखाने का ये कार्य करता है, ठीक है। और फिर इसमें क्या है, और पहली बात तो ऑपरेशन चार्ट जो होता है, इसमें दोनों हाथों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आप एक ट्रिक ले लो, कहोगे मैम ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं तो कैसे करते, क्या एक हाथ से करते होंगे? हम कहेंगे नहीं, हम तो देखते हैं टीवी में तो दोनों हाथ से करते हैं। तो आप कहोगे मैम ऑपरेशन चार्ट में क्या होता है, दोनों हाथों का अध्ययन किया जाता है, यानी कार्य का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। अब फिर ये किस में था, ये ऑपरेशन चार्ट में था। अब अगर हम प्रोसेस चार्ट में देखें, इसमें भी क्या है, छोटा गोला होगा, फिर बड़ा गोला होगा, फिर क्या होगा, एक इस तरीके का आयत बना होगा, फिर एक त्रिभुज बना होगा, ट्रायंगल होगा, और एक कहोगे मैम एक इस तरीके का गोला बना होता है। और इसमें भी एक गोला होता है जो क्या होता है, कलरफुल होता है। ये सब क्या है, ये सब प्रोसेस चार्ट के क्या हैं, ये सब सैम्बल बने हुए हैं, ठीक है। और इन सैम्बल का मतलब क्या होता है मैम बता दो। और आप लोग भी कहीं पेन लेकर के साइड में नोट करते रहिएगा, ऐसे फिगर बना करके हम आप लोग को बता रहे हैं। जो छोटा गोला होता है वो क्या दिखाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने को दिखाता है, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान की गति को बताता है। बड़ा गोला क्या बताएगा, खड़े होकर के काम करने को बड़ा गोला बताता है, ठीक है। नहीं, ये तो छोटा गोला में आएगा, ठीक है। तो दूसरा है बड़ा गोला क्या है, खड़े होकर एक जगह कार्य करने को बताता
दिखाता है। और जो इस तरीके का सिंबल बना वो क्या दिखाता है, गुणवत्ता या मात्रात्मक निरीक्षण करता है। ठीक है, गुणवत्ता या मात्रात्मक निरीक्षण करता है। आज जो त्रिभुज यानी ट्रायंगल है क्या है, काम में बाधा उत्पन्न करने को दिखाता है। और ये जो कलरफुल यानी ब्लैक जो गोला कलरफुल है उसमें अंदर वो क्या दिखाएगा, क्रिया व गति एक समान करना, यानी एक साथ हम कार्य भी कर रहे हैं और गति भी यानी चल भी रहे हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंधित, ये पांचों सिंबल हैं। तो आप कहोगे मैम ये प्रोसेस चार्ट के सिंबल हैं। किसके हैं, प्रोसेस चार्ट के सिंबल हैं। आज जो पीछे मैम आप 3 बताई थी, छोटा गोला और बड़ा गोला और ट्रायंगल, ये किसका था, तो मैम ये ऑपरेशन चार्ट का था। और ऑपरेशन में क्या होता है, हम दोनों हाथों की अध्ययन करते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन दोनों हाथों से करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को याद करिएगा। ठीक है, अब बाकी जो स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच में पहले आप लोग सुन लीजिए कितना होता है, 1 सेकेंड का 0.36 भाग, ठीक है, 36वां भाग होता है। और 1 मिनट का, ठीक, 1 मिनट का कितना होता है, 0.0001333। ठीक है, वहाँ भाग होता है। ठीक, ये दोनों चीज़ें आप लोग याद करके रख लीजिए, अगर नोट करके कहीं इसको पढ़ते रहिएगा। यहाँ से प्रश्न बना था, कहाँ बना था, TGT 2021 में बना था कि कितना भाग होता है, तो 0.036वां भाग क्या था, बना था। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पे बना था, ये नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, 0.36वां भाग बना था। इस तरीके से आप क्या है इसको याद करिएगा। और अब हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, पहले उसके इर्द गिर्द की जो भी चीज़ें रहेंगी, भले ही 5-10 मिनट लगेगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से लगा लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में करिएगा कि मैम ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, आप बता दोगे कि मैम पाथवे चार्ट क्या है, पेन पेंसिल है, पेन पेंसिल है, ये क्या है, तो आप कहोगे नहीं मैम ये क्या होता है, पिन और धागा होता है। ठीक है, पिन और धागा क्या है, तो गिलवर्थ ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। और इन्होंने क्या है, एक मकान का ऐसे फ्लोर बनाया था, यहाँ पे कील लगा दिया, यहाँ कील लगा दिया, यहाँ कील लगा दिया, यहाँ कील लगा दिया। यहाँ से औरत वुमेन निकल रही हैं अपने घर से, यहाँ किचन में खड़ी हैं, यहाँ से फ्रिज के पास जा रही हैं, फिर सिंक में जा रही हैं, फिर किचन में जा रही हैं, फिर फ्रिज के पास जा रही हैं। इस तरीके से धागा को करके फिर धागा को खोला गया कि कितने किलोमीटर या कितने मीटर की दूरी उन्होंने गति किया। ठीक है, अब क्या है, परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, तो आप कहोगे मैम प्रोफेसर जीड हैं, एस्थर हैं, निखिल वडारसी हैं और कौन है, कोपिन है। तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे मैम इसमें से कौन है, तो आप बता दो, आप अपना आंसर सेलेक्ट करके रख लो। आप कहोगे मैम निखिल और डार्सी हैं। ठीक है, कौन है, निखिल और डार्सी हैं। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो आप कहोगे मैम भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या 1950 में हुआ, 52 में हुआ, 53 में हुआ, 55 में हुआ, तो आप कहोगे नहीं मैम, कब हुआ, 1952 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1952 में शुरू हुआ था। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ, तो आप कहोगे मैम 10 सितंबर 1983, 1 जुलाई 1984, 4 अगस्त 1985 और 6 जनवरी 1987। तो आप कहोगे मैम कब हुआ था, कि मैम ये तो 6 जनवरी और 1987 को शुरू हुआ था। ठीक है, एक सेकंड आप लोग दीजिए मुझे ज़रा, चले गए थे पानी लेने। ठीक, अब यहाँ पे बताइए क्या होगा, तो आप इसका आंसर दे लिए हो, अब आप इसका आंसर दीजिए, किसका, 71 का आंसर दीजिए, क्या होगा, आप बता दो क्या होगा। प्रश्न पढ़ते रहिए आप और आप बताते रहिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम प्रश्न तो पढ़ दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है, दैनिक लेखा, साप्ताहिक लेखा, मासिक लेखा, वार्षिक लेखा। तो आप कहोगे मैम दैनिक लेखा तो ठीक नहीं है, रोज़ रोज़ हिसाब किताब करना, और साप्ताहिक लेखा भी कुछ सप्ताह में बहुत ज़्यादा दिन नहीं होते, 7 ही दिन होते हैं, और साल में तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैम हम लोग क्या है, मासिक लेखा तैयार करते हैं। ठीक है, वास्तविक आय वस्तु और सेवाओं का ऐसा प्रवाह है जो एक निश्चित समय के लिए मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के संतुष्टिकरण के लिए उपलब्ध रहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है, ग्रास एवं क्रेंडल ने, निखिल एवं डार्सी ने, मार्शल ने, हार्ने। तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे मैम ऐसा परिभाषा कौन दिया है, तो ग्रास एवं क्रेंडल ने दिया है। ठीक है, अब इसमें आप लोग को एक ट्रिक दे दें, वास्तविक आय वस्तु और सेवाओं का ऐसा प्रवाह है। ठीक है, कहाँ भी वस्तु आय का आय वस्तु हो गया और सेवाओं का एक ऐसा प्रवाह है, यानी क्या है, प्रवाह है। ठीक है, जो निश्चित समय के लिए, तो आप 2 चीज़ पकड़ लो, जहाँ पे प्रवाह होगा
ठीक है। किसी भी परिभाषा में जहाँ प्रवाह होगा और निश्चित समय होगा, यह कौन दिया है? यह निकिल एवं ग्रास एवं क्रेंडल ने दिया। इस तरीके से आप परिभाषा याद कर सकते हैं। बाकी पूरा परिभाषा याद करने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आना कभी ये चीज़ें क्या है याद हो पाएंगी, ठीक। प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो आप बता दो क्या होगा। नियंत्रण करना यानी कंट्रोलिंग, मूल्यांकन करना यानी इवेल्युएशन करना, संगठन करना यानी क्या है ऑर्गेनाइजेशन करना, और इनमें से कोई नहीं। तो आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों कोई नहीं होगा? क्योंकि योजना प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। क्या होता है? यानी प्लानिंग करना जो होता है, प्लानिंग क्या है, ये फर्स्ट स्टेज होता है। फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है, इसमें क्या है गृह व्यवस्था के 4 या 5 चरण बताए हैं। किसने? विद्वानों ने। पर सार्वभौमिक रूप से 3 चरण ही माने गए हैं। और वो 3 चरण कौन कौन है आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। वो 3 चरण कौन कौन है? प्लानिंग है, ठीक है, फिर क्या है कंट्रोलिंग है, फिर क्या है इवैल्यूएशन है, ठीक है। तो ये 3 चरण है, यानी योजना हो गया, संगठन हो गया, मूल्यांकन हो गया, ठीक है। और इसी में क्या होता है, योजना हो गया और इसी में आयोजन हो जाता है। वो भी चीज़ें क्या है ऐसे ही मानी जाती है, ठीक है। 3 अवस्थाएं गृह व्यवस्था को भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों से जोड़कर चलती हैं, ठीक है, जोड़े रखती हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 74 है, गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान कौन सा है? तो संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन हो गया, नियंत्रण यानी कंट्रोल हो गया, आयोजन यानी प्लानिंग हो गया। आप बता दो सबसे महत्वपूर्ण इसमें से क्या होगा। तो आप कहोगे मैम सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें से क्या होगा। तो आप कहोगे मैम सबसे महत्वपूर्ण क्या है, किसी भी चीज़ को प्लान करना, ठीक है, क्या है योजना बनाना यानी प्लान करना, ठीक है। फिर प्लान को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण योजना बनाना या आयोजन या नियोजन है, ठीक है। ये सभी चरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें सर्वाधिक निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। कौन से निर्णय लिए जाते हैं? सर्वाधिक निर्णय लिए जाते हैं निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। भविष्य में क्या करना है, कब करना है, किसे करना है, क्यों करना है, कहाँ किया जाना है आदि का पूर्ण निर्धारण ही आयोजना यानी प्लानिंग होता है, ठीक है। किसी का मान लीजिए आपके बच्चे का बर्थडे पार्टी हो, आपके भाई बहन किसी का भी बर्थडे पार्टी हो, आप क्या करोगे, आप प्लान करोगे, ठीक है, कि हम यहाँ इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, ठीक है, सिनेमॉन में जाएंगे। सिनेमॉन को पहले हम बुक करेंगे, फिर वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है, किसको किसको बुलाना है, कब से कब क्या करेंगे। तो क्या है, यही सारी चीज़ें क्या है प्लानिंग होती है, यानी आयोजन होता है या नियोजन होता है, यही चीज़ें हैं क्या है, या योजना होता है, ठीक है। अब क्या है, किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन तो पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है। तो मध्यवर्ती लक्ष्य हो गया, मध्य अंत लक्ष्य हो गया, दीर्घकालीन लक्ष्य हो गया और अल्पकालीन लक्ष्य हो गया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गोल होता है जो फैमिली पहले क्या होती है, सपने देखती है बट बाद में उसे क्या करती है, उतारती है। तो इसका उदाहरण कौन सा हो गया। आप कहोगे मैम जो दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, दीर्घकालीन मतलब जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, मकान बनवाना हो गया, बांध का निर्माण करवाना हो गया, और क्या हो गया बच्चों की शादी विवाह हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चा पैदा होता है लोग क्या कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है हमने कर तो पहले लिया, लेकिन भाई जब वो पहले क्या है, पहले प्राइमरी पढ़े, नर्सरी पढ़ेगी, फिर केजी पढ़ेगी, इस तरीके से करते करते ना वो जाएगी, नीट की तैयारी देगी तो डॉक्टर बनेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब हमने पहले ही सपने देख लिया, लेकिन उसे प्रतिपादन क्या है हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, ठीक है। पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम है। प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या की जरूरतों पर विचार करना, प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करना, आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना। अब आप बता दो इसमें से आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे मैम इसमें से जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। क्या होगा सही अच्छा सॉरी इसमें कूट दिया है, ठीक, इसमें कूट दिया है। तो आप कहोगे मैम इसमें बी होगा, और बी का मतलब क्या है BADC। तो BADC क्या है, आप लोग इधर आ जाइए एक बार तभी समझ में आएगा। BADC क्या था। तो आप कहोगे मैम BADC जो था क्या था, BADC, ठीक है, क्या था BADC। तो इसमें से आप बता दो क्या। तो मैम पहले पाठ्यचर्या की ज़रूरतों पर हम विचार करेंगे, ठीक है, पहले हम विचार करेंगे, फिर हम क्या करेंगे प्रायोगिक पाठ्यचर्या करेंगे देखेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे प्रारंभिक पाठ्यचर्या देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करेंगे, फिर प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कहीं भी आता है तो क्या है लास्ट में ही आता है, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग पकड़ सकते थे कि लास्ट में क्या है जिसमें सी होगा वही आंसर सही
होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, लास्ट में इसमें ही सी दिया है। एक चीज़ देखिए, सिर्फ हम लोगों ने पकड़ लिया मूल्यांकन, और इसी में क्या है, लास्ट में सी दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या होगा, सही हो जाता है। अब क्या है, पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे, साबुन का, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का, और किसका, और ब्लीचिंग का। तो आप बता दो किसका प्रयोग करेंगे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हम लोग के घर में भी पेंट वगैरह होते हैं, पॉलिश होते हैं दरवाज़ों पे, तो क्या है, आप कहोगे मैम तारपीन का तेल लेकर के सब आते हैं, मांगते हैं, और क्या करते हैं, जो पेंटर होते हैं वो उसी में अपने ब्रश को धुलते हैं, ठीक है। तो तारपीन अथवा मिट्टी का तेल जो होता है, इसी से पेंट की दाग छुड़ाई जाती है, ठीक। सजावटी कार्य, सजावटी का इसमें और क्या होता है, बाद में जो रंग होता है ना, रंग या अन्य पदार्थ को छुड़ाया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, पेट्रोल, एसीटोन, तारपीन, मिट्टी का तेल आदि के द्वारा घोलक विधि के द्वारा धब्बे छुड़ाए जाते हैं, ठीक है। केवल तारपीन ही नहीं है, इसमें और क्या क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, पेट्रोल है, एसीटोन है, और तारपीन या मिट्टी का तेल होता है, ठीक। सजावटी कार्य को कई पंक्तियों में चुन्नटें बनाकर परिधान या वस्त्र में किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, प्लीट्स कहेंगे, पफ कहेंगे, शीरिंग कहेंगे, रफुल कहेंगे। आप बता दीजिए उसको क्या कहेंगे। तो आप कहोगे मैम चुन्नट के लिए जो चीज़ें प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, शीरिंग कहेंगे, ठीक है। कांथा बनाने का कढ़ाने में के लिए सही क्रम व्यवस्थित करें, यानी कांथा को सही क्रम से लगाइए, व्यवस्थित करिए। तो क्या हम करेंगे, कैसे व्यवस्थित करेंगे, कपड़ों का आकार एक समान करना, ठीक है। क्या करेंगे, कपड़ों का आकार एक समान करना, विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई करना, कई शीटों की एक तह या लेयर बनाना, नमूने और बाहरी लाइनों को भरना, सतह का विभाजन करना। अब आप यहाँ से कूट देख लीजिए, और आप इसके बाद आप क्या करेंगे, उत्तर देंगे। थोड़ा सा और जूम कर दे ताकि चीज़ें क्या हूँ, सब साथ में दिखने लगे, ठीक है। अब आप बताइए आप क्या करोगे। तो आप कहोगे मैम पहले हम क्या करेंगे, कपड़ों के आकार को एक समान करना, ठीक है। यानी जो भी कपड़े हमारे पास, कोई ऐसा है कोई ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, सबको एक साइज क्या करेंगे, उन्हें आकार दे देंगे, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, कपड़े को आकार दे देंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, आप कहोगे मैम फिर हम क्या करेंगे, कई सीटों की एक तह या लेयर बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस तरीके का कई सीट लेकर के इस पे क्या करेंगे, एक लेयर बनाते चले जाएंगे, ठीक। उसके तो क्या हो गया, ए और सी हो गया। तो ए और सी किस में है, ए और सी यानी बी आंसर आपका सही हो गया। अब इसके हिसाब से आप आंसर कर लीजिए। तो फिर हम क्या करेंगे, विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई करेंगे, यानी इन सब का क्या करेंगे, एक साथ हम ऐसे सिलाई कर देंगे, ठीक है। एक साथ हम सिलाई भी कर दिए, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, नमूने, फिर इसके बाद क्या करेंगे, सतह का विभाजन कर देंगे, यानी इस तरीके से क्या है, इनको हम बांट देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, नमूने और बाहरी लाइनों को भरना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, कांथा को बनाने का क्रम है, ठीक है। अब कांथा क्या है, कहाँ का है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मैम कांथा कहाँ का है, ठीक है। अब दे रहा है स्पेशल बांधनी ऑफ मदुरई, मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु इज नोन एज, यानी मदुरई तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं, उसे क्या कहेंगे। आप बता दीजिए, घरचोला कहेंगे, लहरिया कहेंगे, चुनरी कहेंगे, सुगड़ी कहेंगे। तो आप कहोगे मैम इसे सुनगड़ी या सुगड़ी ही कहते हैं, ठीक है। मदुरई में एक प्रकार का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, बांधनी को ही सुगड़ी कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ बता दीजिए कौन सुमेलित नहीं है। अब आप यहाँ बता दीजिए, तो पंजाब में फुलकारी है मैम, ये तो सुमेलित है। मुर्री लखनऊ में, इस पे मैम हम विचार करके बताएंगे, ठीक है। कसूती लखनऊ में, ठीक है, इस पे भी हम विचार करेंगे। और कांथा हरियाणा में। अब आप बता दीजिए सही क्या होगा। तो आप कहोगे मैम इसमें क्या है, कौन सुमेलित नहीं है, इसमें तो केवल कुछ गड़बड़ दिख रहा है। कांथा बंगाली गृहिणियों के मितव्ययी स्वभाव का एक प्रत्यक्ष साक्ष्य होता था। कांथा पुराने कपड़ों को कई तह की व्यवस्थित करके टांकों से सिला जाता था, यह मोटी गद्दी की तरह होता था। देखिए कांथा पहली बात तो हरियाणा का नहीं है, ये कहाँ का है, बंगाल का है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें दे रहा, फुलकारी पंजाब का है, लखनऊ मुर्री और कसूती कर्नाटक, तो कसूती कहाँ का है, कर्नाटक का है, न कि लखनऊ का। इसमें ये होना चाहिए कि कौन सुमेलित है, ठीक है। अगर इस तरीके से करता है तो केवल एक फुलकारी क्या है, पंजाब की है, बाकी चीज़ें क्या है, सब गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न को सुधार लीजिएगा। ये प्रश्न क्या है, यूथ कंपटीशन में दिया हुआ है, तो जैसे दिया वो बुक का है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, केवल एक ही सुमेलित है
पंजाब कहाँ की है, फुलकारी पंजाब की है, बाकी ये कसूती कर्नाटक की है, कांथा बंगाल की है। तो इस तरीके से क्या है, ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, छपाई का सही क्रम दीजिए। तो छपाई का सही क्रम क्या है, पहले सुखाना है कि पहले रंगाई पदार्थ को झाड़ना है, फिर धोना है, फिर प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी करना है, फिर कपड़े की तैयारी, फिर कपड़े की छपाई। अब आप इसमें बता दीजिए कि क्या होगा पहले और क्या होगा बाद में, ये आप बता दीजिए। तो आप कहोगे मैम पहले क्या होगा, पहले इसमें क्या दे रहा है, 5-5 दे रहा है, 1-4 दे रहा है, तो हम इन दोनों के साथ ना जा करके हम पहले इन दोनों को मैच कराएंगे, देखें मैच करता है कि नहीं करता है। और करेगा मैच, क्यों, क्योंकि पहले 5 आएगा, यानी पहले हम कपड़े की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। फिर यहाँ भी दोनों कॉमन है, इस तरीके से देखिए कूट वाला क्वेश्चन सही करते हैं। फिर यहाँ पे कॉमन चीज़ें दिया है, प्रिंटिंग पेस्ट की हम क्या करेंगे मैम, तैयारी करेंगे। पहले तो हम कपड़ा तैयार करेंगे, फिर प्रिंटिंग पेस्ट तैयार करेंगे, जिस घोल से हमें प्रिंट करना है उस पेस्ट को हम तैयार करेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ से मैम हम लोग की समस्या बढ़ेगी। चलिए देखते हैं क्या बढ़ेगी समस्या। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, अगर हम पेस्ट बना लिए हैं तो भाई हम क्या करेंगे, कपड़े की छपाई भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें क्या हो गई, आप जान गए कि मैम आंसर ए होगा सही, बी भी गलत हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लगाना शुरू कर दीजिए। तो कपड़े की छपाई करेंगे, फिर छपाई करने के बाद हम उसको सुखाएंगे भी। ठीक है, फिर सुखाने के बाद हम उसको धोएंगे, और धोने के बाद फिर क्या करेंगे, धोने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ चीज़ें गलत हो गई क्या, नहीं धोएंगे नहीं, फिर क्या करेंगे, रंगाई पदार्थ को हम झाड़ेंगे, और झाड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, हम धोएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक, अब यहाँ से 83 क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 83 क्वेश्चन क्या है, धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। सेल्वेज मतलब क्या होता है, किनारी होता है। ठीक है, ये अगर हम कपड़ा ले रहे हैं तो ये जो हो गया ये किनारी हो गया, ये क्या है, यही सेल्वेज कहलाता है। और ये किसका बना होता है, इसको क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, ताना कहेंगे, बाना कहेंगे, काटा कहेंगे, उस्तूदा कहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या कहेंगे। तो आप कहोगे मैम ताना बाना से ही तो वस्त्रों की बुनाई होती है। ताना जो लंबी लंबी लाइन होती है ताना होती है, जो लेटी हुई लाइन होती है ये बाना होती है। तो आप कहोगे मैम अगर आप एक ट्रिक बता दीजिए याद करने के लिए, ताना और बाना में हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ताना कौन है बाना कौन है। तो आप कहोगे मैम ताना जो अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, घर वाले होते हैं, जो ताना मारते हैं, ताना देते हैं, तो बहुत लंबे लंबी ताना देते हैं, तो जो लंबाई में खींचा जाएगा लाइन वो क्या होगा, ताना होगा, यानी वार्प होगा। और जो लेटी हुई लाइन होगी वो बाना होगी, यानी वेफ्ट होगी। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब कहोगे सभी प्रकार के वस्त्रों के दोनों ओर आधा आधा या इंच या पौन इंच क्या है, किनारी रहती है। ठीक है, तो हर कपड़े में क्या है, इस तरीके से किनारी रहती है, नहीं तो ये क्या है, इस तरीके से धागे खुल खुल के क्या होंगे, कपड़ा खुल जाएगा। यह किनारी ही क्या है, समस्त जमीन से कुछ अलग ही प्रकार की होती है। आप अपने कपड़े को लीजिएगा, देखिएगा साड़ी भी होगी तो नीचे क्या होगा, एक उंगल इस तरीके, दुपट्टा भी होता है तो भी चारों किनारे इस तरीके क्या है, सेल्वेज बनाए होते हैं। और ये किससे बनता है, तो आप कहोगे मैम ये ताना से ही बनता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा इस तरीके की लंबे लंबे लाइनों से ही क्या होते हैं, सेल्वेज बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्यों लंबे लंबे इसी से बनाए जाते हैं, ताकि क्या है, धागे छटकने नहीं पाते और वस्त्र मजबूत हो जाता है। और इस तरीके से उसको देखिएगा एकदम खूब बढ़िया से एकदम ऐसे मजबूती करके क्या होता है, एकदम किनारे कैसे एकदम जड़ दिया जाता है, ताकि एक भी धागे क्या हो, निकलने ना पाए। ठीक है, तो ये हो गया आपको जो सेल्वेज होता है, किनारा होता है, किससे बनता है, तो आप कहोगे मैम ताना से बनता। अब ये चीज़ें आपको हमको लगता है भूलेगा नहीं। ठीक है, खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में लाने वाला तंतु है, तो क्या है, स्पेंडेक्स है, कांच युक्त है, धातु युक्त है, कार्बन युक्त है। तो आप कह दो मैम कांच युक्त रहेगा तो एकदम बिल्कुल नहीं खेल कूद पाएगा। धातु युक्त भी, धातु युक्त मतलब समझ रहे हैं, जो इस पे ये जो धातु युक्त मतलब कि लोहे चांदी सोने का हो गया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या होगा मैम, स्पेंडेक्स होगा। और ये क्या होता है, इस फ्लेक्सिबल होता है, यानी फैलता रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है, सूती होगा, नायलॉन होगा, टेरिलीन होगा, डेक्रॉन होगा। तो आप कहोगे मैम तौलिया क्या है, पहली बात तो नमी को सोखता है। ठीक है, नमी अवशोषित करता है, इसीलिए क्या है, मजबूत होना उसका आवश्यक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर इतना वो मजबूत हो ताकि घर्षण और दबाव दोनों को सहन करने की क्षति हो और क्षतिग्रस्त ना हो। तो तौलिया हम कैसे बनाएंगे मैम, सूती वस्त्र को क्या करते हैं, मोटे करके ही तौलिया बनाया जाता है। ठीक है, कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। ठीक है, अब इसको क्या है, आप लोगों को हम बहुत अच्छे से बता देते हैं कि कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम क्या होगा। तो आप कहोगे मैम नंबर 1 पे कंघी करना। ठीक,
क्या दिया है, नंबर 1 पे कंघी करना, थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं ना इसको, ठीक है। क्या है, कंघी करना यानी क्या है, कॉम्बिंग करना, खेती करना, खोलना एवं आपस में मिलाना, बिनौले निकालना और गांठ बांधना, कताई करना, पूनी बनाना और धुनना। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैम जो कपास का क्रम है यानी कपास के रेशे उत्पादन का क्रम है, तो क्या होगा मैम, कोवा इकट्ठा करना, इसमें कहीं दे रखा है तो कहोगे नहीं है, कोवा इकट्ठा करना नहीं है, तो वो क्या है, वो पहले नंबर पे आता है, यानी पहले पे क्या आएगा, हार्वेस्टिंग आता है, ठीक है। क्या आएगा, हार्वेस्टिंग आएगा। दूसरे पे क्या आता है, गिनिंग आता है, और गिनिंग का मतलब क्या होता है मैम, तो बिनौले निकालना क्या होता है, गिनिंग होता है। तो बिनौले निकालना तो इसमें है नहीं, तो हम कैसे इसको पकड़ेंगे। आप कहोगे मैम दो तो सब में कॉमन दे रहा है, तो 2 को आप पहले ले लो, खेती करना, ठीक है। खेती करना यानी क्या होगा, खेती करने का मतलब क्या होगा, हार्वेस्टिंग नहीं, कल्टीवेशन हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, कल्टीवेशन होगा, यानी खेती करना 2 सब में कॉमन है, तो पहले हम सबके साथ जाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आप कहोगे मैम उसके बाद बिनौले निकालना होगा, यानी क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो 2 और 4 यानी ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया, बचता 2 और सी और डी है, तो हम लोग इसके साथ जाना चाहेंगे। तो आप कहोगे मैम पहले क्या होगा, खेती करेंगे, फिर क्या होगा, बिनौले निकालना और गांठ बांधना होगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर नंबर 3 है, 3 पे क्या है, खोलना है, वापस में मिलाना है, ठीक है। यहाँ बिनौले निकालने का मतलब क्या हो गया, यानी गिनिंग हो गया, रेशे को अलग कर लेना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, खोलना और आपस में मिलाना, फिर इनको क्या करेंगे, खोलेंगे और मिलाएंगे, इनको ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा नंबर, अभी 3 ही चल रहा है, फिर यहाँ 7 और 1, अब यहाँ पे हम लोग क्या है, अलग पहचान लेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें धुनना आएगा, और धुनना नंबर 7 पे दे रहा है, तो ये वाला आंसर भी खत्म हो गया, कह दो मैम आंसर हो गया सी। लेकिन हमें केवल आंसर नहीं पता करना है, हमें इसको क्रम भी लगाने आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कहोगे मैम, पहले क्या होगा, पहले धुनना होगा, धुनने का मतलब क्या होता है, आप कहोगे मैम धुनने का मतलब होता है, क्या होता है, कार्डिंग करना होता है, ठीक है। क्या होगा, धुनाई करना यानी उसकी गंदगी निकालना होता है, ठीक है। धुनाई करके क्या करेंगे, कार्डिंग करेंगे और उसकी अशुद्धियों को निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले कार्डिंग करेंगे तब कॉम्बिंग करेंगे, ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। कहीं भी अगर ये क्रम लगाने को दे दे तो आप कहोगे मैम पहले क्या होगा, पहले कार्डिंग होगा, फिर क्या होगा, कॉम्बिंग होगा, ठीक है। पहले गंदगी निकालेंगे, फिर पहले सुन लीजिए, इस तरीके से आप याद करिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शैम्पू करते हैं ना बाल को, शैम्पू क्यों करते हैं, अपने सिर की गंदगी निकालने के लिए, ठीक। हम लोग अपने सिर की गंदगी निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, धुलते हैं, धुलने का मतलब क्या हुआ, कार्डिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम लोग कॉम्बिंग करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं यानी कंघी करते हैं, ठीक है। तो पहले जब भी आप देखोगे तो कार्डिंग मतलब गंदगी साफ करना, अशुद्धि साफ करना या धुनाई, ठीक है। तो धुनाई करना यानी हम लोग क्या है, अपने बालों को भी तो हम लोग धुलते हैं, तो धुनाई से वही धुलाई याद कर लीजिए, ठीक है। तो कार्डिंग क्या होगा, पहले कार्डिंग होगी फिर कॉम्बिंग होगा, कहीं भी होगा, ये क्रम आप लगा लोगे तो आधी चीज़ें क्या है आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो पहले क्या होगा, धुलना होगा, फिर क्या होगा, कॉम्बिंग करना होगा, ठीक है। तो 7 के बाद 1 आया ना, हाँ देखिए 1 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, फिर पूनी बनाना होगा, देखिए कितने बढ़िया क्रम से आ रहा है। पहले हम अपने बाल को धुलते हैं, फिर कंघी करते हैं, फिर पूनी बना लेते हैं यानी चोटी बना लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, हम पूनी बना लेंगे, पूनी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्लीवरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लीवरिंग कहते हैं, SLIVERING, ठीक है। क्या होता है, स्लीवरिंग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसी चैनल पे हमारे छोटे से वीडियो में, छोटे 1-2 मिनट के वीडियो होंगे, कपास का क्रम दिया हुआ है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या तो मैम पहले कार्डिंग करेंगे, फिर कॉम्बिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम पूनी बना लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पूनी बना लेंगे, और पूनी बनाने के बाद क्या होगी, कताई कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से पूनी बना करके फिर क्या होगा, कताई हो जाएगी, ठीक है। ये आपका क्रम रहा, ठीक। अब आपको चीज़ें भूलेगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए आप लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर। तो 87 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद का प्रमाण चिन्ह होता है। इन सारे चीज़ों पे किसका प्रमाण होगा, एक मार्क का, ISI का, FPO का, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता दो क्या होगा। और ये आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट में हम और करा चुके हैं, जो आप लोगों को याद होगा, तो आपको तुरंत ये चीज़ें, प्रश्न जैसे ही आप देखे होंगे तुरंत वो चीज़ें क्या होगी, याद हुई होगी। हमने कौन सा ट्रिक बता करके और कैसे आप लोग को याद करने के लिए बताए थे, ठीक है। तो आप बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम
आप कहोगे कि मैम ये जो आप बता रही हैं कि घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सब क्या है? ये सब कृषि उत्पाद हैं, ठीक है। आप कहोगे मैम ये सब कृषि उत्पाद हैं, कृषि के द्वारा ही हम क्या है गाय बकरी पालन रखते हैं, करते हैं, तो क्या है वो भी तो कृषि का ही एक पार्ट है। तो हम ये सारी चीज़ें क्या है, कृषि प्रोडक्ट है। तो कृषि क्या है? एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर से क्या हुआ, एक मार्क हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या है चीज़ों को कोरिलेट करके याद रखेंगे तो बहुत समय तक आपको क्या है चीज़ें लर्न होते चलेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे मैम जो ये सारी चीज़ें होंगी इन पे एक मार्क लगा होगा। और आईएसआई मैम बता दो किस पे लगेगा? तो आईएसआई किस पे लगता है? जो कुकर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर हो गया, पंखे हो गए, कूलर हो गए, इन सब पे क्या होता है? आईएसआई मार्क लगा होता है, ठीक है। और आप कह दो मैम एफपीओ क्या होता है? तो एफपीओ होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, यानी जो जैम हो गया, जेली हो गया, मुरब्बा हो गया, इन सब पे क्या होता है? एफपीओ का मार्क लगा होता है। और आप बता दो मैम आईएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो आईएसआई की स्थापना क्या हुई थी? 1947 में हुई थी, ठीक है। ये चीज़ें आप याद करते चलिए। और 1947 याद कैसे होगा? हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। उस समय क्या है उसको आईएसआई मार्क लग गया था कि हमारा देश क्या है, इंडिया आज़ाद हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक। सरसों के तेल में आरजी मोन द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जाता है? आप कैसे बता पाओगे कि तेल में क्या है, आरजी मोन का तेल मिलावट हुआ है? नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, साइट्रिक अम्ल मिलाकर, एसिटिक अम्ल मिलाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कैसे बताएंगे? आप बता दीजिए क्या मिलाकर बताओगे? तो आप कहोगे मैम सरसों के तेल में आरजी मोन को अगर पहचान करना है तो उसमें हम नाइट्रिक अम्ल मिला करके आरजी मोन की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। क्या मिलाएंगे? नाइट्रिक अम्ल मिला करके, ठीक है। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स, ठीक। यानी क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है या यूज किया जाता है? आप बता दीजिए। तो आप कहोगे मैम सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, और सोडियम एसीटेट हो गया। तो आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम इसमें से हम क्या मिला करके फूड को सुरक्षित रखते हैं? तो सोडियम बेंजोएट जो होता है, सोडियम बेंजोएट यानी ऑप्शन ए में दिया है, इसको मिला करके हम किसको सुरक्षित रखते हैं? तो हम अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, टमाटर की सॉस हो गई, चटनी हो गई, फलों के रस हो गए, ठीक है, जैम हो गया, जेली हो गया, इन सारे चीज़ों को क्या है हम सुरक्षित रखते हैं, यानी प्रिजर्वेशन करके इसका रखते हैं। तो इसमें क्या मिलाएंगे? तो आप कहोगे मैम सोडियम बेंजोएट को मिलाएंगे, ठीक। राष्ट्रीय पोषणीय एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1962 में, 1970 में, 1980 में, 1975 में। अब आप बता दो कब होगा? तो आप कहोगे मैम राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में 1970 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1970 में शुरू किया गया था, ठीक। अब 90 क्वेश्चन खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 91 जल्दी जल्दी ख़त्म करिए, भी ख़त्म हो जाएगा क्या समय? कुछ ज़्यादा नहीं हम लोग एक्सप्लेन करने लगे हैं। जब वजन सामान्य से 30% अधिक होता है तो क्या कहलाएगा? स्लाइट ओबेसिटी, मॉडरेट ओबेसिटी, सीवियर ओबेसिटी, ग्रॉस ओबेसिटी। अब आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम जब कोई भी व्यक्ति हो उसके शरीर का भार अगर 20% क्या हो अधिक हो जाता है तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? मोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटा कहते हैं। और मोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओबीज कहते हैं, OBESC, ठीक। ओबीज कहा जाता है। और महिलाओं में जब यही शारीरिक भार 30% से अधिक हो जाता है तो क्या होगा? इसे हम क्या कहते हैं? तब मोटापे की अवस्था क्या कहलाती है? मॉडरेट ओबेसिटी कहलाती है। क्या कहलाएगी? मॉडरेट ओबेसिटी कहलाती है। और किस में कहलाएगी? तो वुमेन में कहलाती है, ठीक है। किस में कहलाएगी? वुमेन में कहलाती है, ठीक। 5 वर्ष के बच्चे को तेज बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ हो रही है। टार्च से देखने पर उसका हलक सफ़ेद नज़र आता है तो यह लक्षण किसका संकेत होगा? और ये क्वेश्चन क्या है? PYQ है और हम इसके पहले आपको ये क्वेश्चन करा चुके हैं। आप बता दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम इन्फ्लुएंजा होगा, निमोनिया हुआ होगा, वूपिंग कफ हुआ होगा, डिप्थीरिया हुआ होगा। तो उस बच्चे को क्या हुआ है आप ये बता दो। तो आप कहोगे मैम जब भी अगर आपको एक ट्रिक दे रही है सफ़ेद आ जाए, ठीक है, कि उसके हलक में यानी उसके ज़बान पे उसके गले में सफ़ेद नज़र
आ रहा हो, ठीक है, या कोई भी झिल्ली नज़र आ रही हो, अगर इस तरीके का शब्द दिया हो तो आप आंख बंद करके डिप्थीरिया को सही करके चले आइएगा। और डिप्थीरिया ये वोपिंग कफ क्या है, तो वोपिंग कफ ही तो मैम क्या है, काली खांसी है, क्या है, काली खांसी है। और यही पर्ट्यूसिस है, क्या है, वोपिंग कफ, काली खांसी या पर्ट्यूसिस, तीनों एक ही नाम होते हैं, ठीक है। और इन दोनों के लिए कौन सा वैक्सीन लगाएंगे, तो आप कहोगे मैम डीपीटी का तो वैक्सीन हम लगाते हैं, आप कई बार ये चीज़ें बता चुकी हैं, हमको है कि भूलता ही नहीं है, ठीक है। तो डी से क्या हो गया मैम, डिप्थीरिया हो गया, पी से क्या हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, और टी से क्या हो गया, तो टिटनेस हो गया, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे कहीं कि सफ़ेद नज़र आए, टार्च देखने पे हलक में, गले में झिल्ली दिखाई, तो आप तुरंत आँख बंद के कहोगे मैम ये तो डिप्थीरिया होगा। और किसको होगा, 5 साल तक के बच्चों को होता है, ठीक है। सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है, तो आप बता दो शरीर का तापक्रम क्या होता है, तो कहोगे मैम सामान्यतः शरीर का तापक्रम 98.4 डिग्री सेल्सियस होगा, 98.3 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो शरीर का तापक्रम पूछ रहा है तो सेल्सियस में पूछ रहा है, तो आप बता दो क्या होगा, क्या इसमें से कोई सेल्सियस वाला दे रहा है, तो आप कहोगे नहीं मैम हम तो कहीं नहीं देख पा रहे हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। और आप मैम सेल्सियस का भी बता दीजिए क्या होगा, तो सेल्सियस का होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा। और मैम ये जो फार्मूले दे रहे हैं ये सब क्या हैं, ये फ़ारेनहाइट के हैं, ठीक है, क्या है, फ़ारेनहाइट के हैं, ना कि सेल्सियस के हैं। और इसमें भी मैम अगर फ़ारेनहाइट के साथ हम लोग जाएँ तो सही क्या होगा, तो सही यही होगा कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसके जगह पे कहीं कहीं दे देता है 98.6 डिग्री क्या है, फ़ारेनहाइट। तो अगर 4 ना हो तब आप 6 के साथ जाएंगे, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और ये क्या होगा, ये फ़ारेनहाइट में तापक्रम को दिखाया गया, ठीक है। और सेल्सियस में पूछे तो क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसी को केल्विन में पूछ दे तो केल्विन में क्या होगा 310 केल्विन होता है, कितना होगा 310 केल्विन होता है। ये तीनों पैमाने को आप याद करिएगा, ठीक। सॉरी। अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनको किसकी शिकायत होती है, पेलाग्रा की, एनीमिया की, उच्च रक्तचाप की, अति तनाव की। अब आप बता दीजिए क्या होगा। ये तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैम जो पेलाग्रा होता है ये किसके कमी से होता है, तो पेलाग्रा क्या है, नियासिन के कमी से होता है। मैम अब ये नियासिन क्या है, तो नियासिन विटामिन B3 है, ठीक है, क्या है, विटामिन B3 है, इसके कमी से ये बीमारी होती है, ठीक है, पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। और इसी में क्या होता है, इसी में तो मैम 3D और 4D होता है। अब मैम ये 3D और 4D क्या है, तो आप सुनते चलिए 3D और 4D क्या है। तो 3D क्या है, डायरिया है, डिमेंशिया है, डर्मेटाइटिस है, और 4D में क्या है मैम, डेथ है, ठीक है। इन चारों को मिला करके क्या है 4D बन जाता है। पहले तो 3D होता है, जब डेथ जुड़ जाता है तो 4D हो जाता है। मैम एक बार फिर से बीमारियों का नाम बता दीजिए, आप बहुत तेज़ बोलती हैं। चलिए ठीक है मैं धीरे बोल देती हूँ। डायरिया होगा, डिमेंशिया होगा, डर्मेटाइटिस होगा और डेथ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये 3D और 4D बीमारी होती है, ठीक है। तो अब आप इसमें से मैम आंसर तो बता ही नहीं। एनीमिया क्या है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है, और आयरन की कमी से होता है। तो ये सब क्या है मैम, ये सब एनीमिया के टाइप हैं। और इसमें से आंसर क्या होगा, कम रक्तचाप होगा। तो मैम कम रक्तचाप तो होना ही नहीं है। अति तनाव यानी हाइपरटेंशन जब होगा तब व्यक्ति को क्या होगा, अचार और नमक यानी अचार और सॉस मना कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें नमक होता है। और अति तनाव क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, बीपी है, ठीक है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर है, ठीक है। सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mm Hg होता है, ठीक है, क्या होता है Hg होता है। इसको क्या कहोगे मैम, इसको हम सिस्टोल कहते हैं, इसको क्या कहोगे, इसको हम डायस्टोल कहते हैं। याद करने का कोई ट्रिक भी देते जाइए मैम। तो जो डाउन होगा, जो नीचे होगा 120/80 अगर कोई लिखने को कहे तो आप कैसे लिखोगे,
ऐसे ही लिखोगे ना, तो जो 80 हो गया क्या हो गया, डाउन हो गया यानी नीचे हो गया, तो डी से क्या हो गया, डायस्टोल हो गया। ठीक है, अब आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये सामान्य होता है। और आप कह दो मैम इसमें क्या होता है, तो छाती में दर्द होता है, बेचैनी होता है, सिर दर्द होता है, धड़कन, हृदय की धड़कन क्या होता है, बहुत तेज़ बढ़ जाता है, ये क्या होता है, अति तनाव यानी हाइपरटेंशन में होता है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक पड़ जाता है, यानी फालिस वगैरह मार देते हैं व्यक्ति को। ठीक है, अब क्या है, RDI यानी संतुलित आहारी अंतर्ग्रहण। ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, नहीं ए होगा तब होगा। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं है। ठीक, क्या होगा इसका, आई से क्या होगा मुझे नहीं अभी याद आ रहा। ठीक है, क्यों झूठ बोलना। ठीक, इससे प्रभावित होता है तो क्या होगा, कार्यस्थल, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक आकार और शारीरिक आकार। तो आप बता दो क्या होगा, तो आप कहोगे मैम जो RDI है, संतुलित आहारी अंतर्ग्रहण है, यह क्या है, पारिवारिक आकार से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होगा, पारिवारिक आकार से प्रभावित होगा, कि घर में कितने लोग हैं, धन की व्यवस्था क्या है, उनके यहाँ परिवार में समस्याएं क्या हैं, उनके यहाँ पोषण का स्तर क्या है, और उनके यहाँ अगर क्या है धनोपार्जन में कमी है, ठीक से धनोपार्जन नहीं हो रहा है, तो क्या है उनके यहाँ क्या होगा, पोषण में भी क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, चावल और दाल को अलग खाने की अपेक्षा खिचड़ी जो दाल चावल से ही बनती है उसमें अधिक पौष्टिकता होती है। क्यों, आप बताएंगे क्यों होती है। दाल लाइसिन प्रदान करता है जो चावल में कम होता है। ठीक है, जो चीज़ें देखिए दाल में पाई जाती है उसका अनाजों में यानी सीरियल्स में अभाव होता है, और जो सीरियल्स में पाए जाते हैं उनका पल्सेस में अभाव होता है, यानी दालों में अभाव होता है। ठीक, चावल में मेथियोनिन प्रदान करता है जो दाल में कम होता है। चावल विटामिन C प्रदान करता है जो दाल में कम होता है। क्या आपने चावल को में कभी विटामिन C देखा होगा कि पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है आपने ना। ठीक है, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप कहोगे मैम जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। दाल में लाइसिन प्रदान होता है, चावल में नहीं। चावल में क्या होगा, मिथियोनिन होगा, और दाल में क्या होगा, लाइसिन होगा। अब आपको ट्रिक दे दें याद करने के लिए, आप कहोगे मैम दाल है तो दाल में क्या होगा, ल आया है, और यहाँ भी किससे शुरू हो रहा है, लाइसिन से शुरू हो रहा है, तो हम कहेंगे दाल में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है, तो आप कहोगे मैम लाइसिन है। और मिथियोनिन किस में पाया जाएगा, तो आप कहोगे मैम चावल में पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ल दिया है, आप कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा। चलिए हम यहाँ से दूसरा ट्रिक हटा दे रहे हैं, ये तो आप सच में कन्फ्यूज हो जाओगे कि मैम यहाँ भी दाल है और यहाँ भी क्या है, लाइसिन शुरू हो गया है, तो आपके ट्रिक का क्या मतलब हुआ। चलिए ठीक है, यहाँ हटा देते हैं, दाल यहाँ से पकड़िए। ठीक, मिथियोनिन, इसमें कितने शब्द हैं, कहोगे मैम 5 शब्द, 5 अक्षर हैं। ठीक है, 5 अक्षर के एक शब्द बना है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। इस तरीके से आप क्या है याद कर लीजिएगा, जो छोटा छोटा होगा वो एक साथ जाएगा, जो बड़ा बड़ा होगा वो एक साथ जाएगा। यानी दाल में क्या होगा, लाइसिन पाया जाएगा, चावल में क्या होगा, मिथियोनिन पाया जाएगा। ठीक है, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, गर्भवती की ऊर्जा की मांग पूर्ति के लिए, रक्त निर्माण के लिए, अस्थि निर्माण के लिए। अब आप बता दो प्रोटीन की मांग क्यों बढ़ जाएगी, तो आप बता दो, आप कहोगे मैम इसमें से होगा क्या होगा, आप बता दो। अब हम क्या बताएं, चलिए हमें बता देते हैं। आप कहोगे मैम गर्भस्थ शिशु के विकास हो रहे होते हैं, इसलिए प्रोटीन की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और कितना प्रोटीन बढ़ जाता है, 15 ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। कितना ग्राम, 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए कम रेशा युक्त, ज़्यादा रेशा युक्त, प्रोटीन से भरपूर और वसा से भरपूर। अब आप बता दो क्या देना चाहिए, तो आप कहोगे मैम कम रेशा युक्त देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अतिसार क्या है मैम, डायरिया है, और यही डायरिया क्या करता है मैम, लूज मोशन हो जाता है। और लूज मोशन में क्या है, पेट बांधने वाली चीज़ें देते हैं, ना कि क्या है रेशे और फाइबर नहीं देते हैं। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है 900 ग्राम प्रति, यानी 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम और 1500 ग्राम। तो बता दो कि गर्भावस्था में कितना हम प्रोटीन देंगे, तो आप कहोगे मैम गर्भावस्था में प्रोटीन कितना देते हैं, तो हम देंगे प्रोटीन कितना दे देंगे, 900 ग्राम दे देंगे। ठीक, अंडे के छिलके का संरक्षण यानी आवरण निम्न है, क्या है, पेरिकार्प है, रेनिन है, क्यूटिकल है और एपिमाइसिन है। अब आप बता दो क्या होगा, तो आप कहोगे मैम जो क्यूटिकल होता है यही क्या होता है, अंडे का छिलके का संरक्षण आवरण होता है,
इसका क्या होगा, ये किससे बना होता है, तो आप कहोगे मैम ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी CaCO3 का बना होता है। ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अंडे का बाह्य आवरण बना होता है, उसको क्या कहते हैं, एक सेल कहते हैं। ठीक है, यह काफ़ी दृढ़ होता है, कड़ा होता है, अर्धपारदर्शक होता है। ठीक है, और कठोर होता है। यह मुख्यतः क्यूटिकल का बना होता है। यह अंडे के सभी भीतरी अंगों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, अगर अंडा धीरे से गिर जाए तो भी क्या है, टूटेगा नहीं। ठीक है, जब अंडे से जीव को विकसित करने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है तो सफ़ेद रंग क्या होता है, हल्का पिंक या हल्का क्या होता है, ब्राउन हो जाता है, और इस तरीके से क्रैक होकर क्या है, चूजा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 101 जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। पाश्चुरीकृत दुग्ध की क्षमता की जांच की जाती है, तो कैसे जांच की जाती है, कॉलीफॉर्म टेस्ट प्रयुक्त करके, आयोडीन टेस्ट करके, नाइट्रिक एसिड टेस्ट करके, और क्या है, फॉस्फेटेस टेस्ट प्रयुक्त करके। तो आप कहोगे मैम फॉस्फेटेस टेस्ट ही करके हम क्या करते हैं, जांच करते। आयोडीन टेस्ट किस में करते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कई बार आप लोग को हम बता चुके हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होगी, 35%, 45%, 65%, 75%। तो आप बता दो, कह दो मैम 55 से क्या होता है, 55 से 70% होता है। लेकिन अगर इसमें क्या है, औसतन जल की मात्रा क्या होगी, 45 से 50% तक जल रहता है। तो आप कह दो मैम 75 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 65 के साथ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे क्या होता है, 70% होता है। ठीक है, घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है, ब्लीचिंग पाउडर द्वारा, उबाल कर, क्लोरीनीकरण करके, अवक्षेपण द्वारा। तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे मैम जो घर पे हम लोग करेंगे तो उबाल करके क्या होता है, घर पे हम लोग पानी को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अवक्षेपक क्या होगा, तो आप कहोगे मैम अवक्षेपक क्या है, ये केमिकल होते हैं, जैसे फिटकरी हो गया, इन सारी चीज़ों को डाल करके हम क्या करते हैं, जल को शुद्ध करते हैं। जल की कठोरता को दूर करने का जल की कठोरता का कारण क्या है, जल में क्लोरीन गैस का पाया जाना, जल में तैरने वाली अशुद्धियों को पाया जाना, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड व सल्फेट का पाया जाना। तो आप कह दो मैम जो बड़ा आंसर है वही क्या होगा, जो बड़ा विकल्प है वही क्या होगा, क्वेश्चन होगा। तो क्या कहोगे मैम, ऐसा जल जिसमें साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं होता वह क्या है, कठोर जल कहलाता है, यानी हार्ड वाटर कहलाता है। और जो जल के साथ अच्छे से झाग दे देता है वो क्या है, सॉफ्ट जल कहलाता है, यानी मृदु जल कहलाता है। ठीक है, और इसका क्या होगा, सूत्र क्या होगा, कैल्शियम Ca+2, ठीक है, मैग्नीशियम Mg+2 के लवणों की सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। और क्या है, जल में इन आयनों की उपस्थिति के कारण इनके खनिज डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कैल्साइट आदि होते हैं। अब यहाँ पे आप आ जाइए कि मैम जल में अशुद्धता का कारण क्या हो गया, यानी ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, जल में कठोरता का कारण क्या है, तो बाइकार्बोनेट क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ठीक है, तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना होगा, तब क्या होगा, जल कठोर हो जाएगा। कौन सा तत्व, पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है, विटामिन, खनिज पदार्थ, पानी और कार्बोहाइड्रेट। अब आप बता दो क्या होगा, आप इसका आंसर तुरंत दे दोगे, कह दोगे मैम अभी हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि 70% तो क्या होता है, व्यक्ति का पानी होता है, और 100% ही किसी भी चीज़ का प्रतिशत होता है। तो मैम इससे अधिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या पाया जाएगा, अब पानी देख लो कहाँ कहाँ पाया जाता है, जल का भाग क्या होता है, 70% होता है। ठीक है, तो 70% भाग में 20% भाग क्या होता है, रक्त निर्माण में। 20% जल तो रक्त निर्माण में हो जाता है। ठीक है, सुनते रहिएगा। 10% जल कहाँ जाता है, अस्थियों के निर्माण में चला जाता है। ठीक है, यहाँ 10% क्या, 20% क्या हो गया, ब्लड हो गया। ठीक है, यहाँ बोन हो गया 10%। और आप कहोगे मैम इसके अतिरिक्त जो शरीर में जल विलायक यानी सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है, जैसे मूत्र हो गया, पसीना हो गया, श्वसन क्रिया से जलवाष्प हो गया, शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी आपूर्ति मानव शरीर द्वारा पानी पीकर ही पूरा किया जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा, कह दोगे आप, पानी हो जाएगा। ठीक, एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह आवश्यकता कितनी होगी, 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो।
26 माइक्रोग्राम प्रति किलो, 14 माइक्रोग्राम प्रति किलो और ऊपर का कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, तो आप कह दो मैम ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इसमें से क्या होगा 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो होता है। ठीक है, अब आप यहाँ आ जाइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कर दीजिए। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अब आप बता दीजिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा और जूम करते हैं। ठीक है, रिकेट्स किस पे जाएगा और फ्लोरोसिस बेरी पेलाग्रा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप कहोगे मैम फ्लोरोसिस किस पे जाएगा, जो हम लोग को आएगा हम लोग पहले उसे ही करेंगे, तो आप कहोगे मैम फ्लोरोसिस जाएगा दांत पे। ठीक है, क्या होगा, दांत पे जाएगा। बेरी किस पे जाएगा, तो आप कहोगे मैम डेरिलियम पैरास्थेमिया। कल चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये भी नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे मैम अब हम लोग किसके साथ जाएंगे, हम लोग रिकेट्स के साथ जाएंगे। ठीक है, तो रिकेट्स क्या होगा, जो काइफोसिस होता है, काइफोसिस क्या है, कुबड़ निकलना, व्यक्ति को इस तरीके से गर्दन में कुबड़ निकल जाता है, तो आप कहोगे मैम रिकेट्स को हम कुबड़ के साथ यानी काइफोसिस के साथ जाएंगे। तो 3 और क्या होगा, 4 और 3, 4 3 किस में है, 4 3 ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, 4 3 होगा। अब यहाँ आगे आते हैं मैम, बेरी से क्या होगा, तो बेरी से पैरास्थेमिया के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, पैरास्थेमिया नहीं भूलने की बीमारी। ठीक है, तो पैरास्थेमिया के साथ जाएंगे। फिर पेलाग्रा होगा, तो आप पेलाग्रा किसके साथ मैच कराओगे मैम, तो डेरेलियम के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस में है, तो आप डी के साथ जाना चाहेंगे और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब यहाँ हम लोग आ जाएं 108 क्वेश्चन पे और जल्दी हम लोग का क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, क्योंकि क्या है टाइम हो चला है। ठीक, वसा अघुलनशील होता है, तो वसा अघुलनशील दे रहा है, घुलनशील नहीं। आप तुरंत ऊपर इधर देखना, आंसर सही करके चलेना, बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले हमें प्रश्न को क्या होता है, देखिए प्रश्न सॉल्व करने का आप लोग को हम तरीका बता दें। जब भी आप प्रश्न देखो, ठीक है, आपको 2 से 3 बार प्रश्न को पढ़ना चाहिए। वसा में अघुलनशील है, वसा में अघुलनशील, इस तरीके से प्रश्न को पहले हम पढ़ते हैं, उसे कई बार आंखें फाड़ कर घूर कर देखते हैं, तब हम उसे सॉल्व करने जाते हैं। नहीं तो वो तो बहुत ईजी, वसा में घुलनशील, चलो इधर मार कर चले। घर पे आए तो अरे देखा तो तेरी की तो गलत हो गया, तो ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम देने के लिए आप लोग खुद देख रहे हो 4 5 साल 6 साल बीत जा रहा है, फॉर्म भर के एग्जाम नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक बार मौका मिले तो उसे बहुत ही समझदारी से हमें क्या है प्रश्न को सही करना। चलिए ठीक है, बातें ना करते हैं। क्या है, ईथर में, पानी में, टेट्राक्लोराइड में, क्लोराइड में, तो आप कहोगे मैम वसा को तो पानी में हम कभी भी नहीं घोल सकते हैं, तो क्या होगा जल में अघुलनशील होगा। और घुलनशील किस में होता है, तो ईथर में, बेंजीन में, पेट्रोलियम में, टेट्राक्लोराइड में, क्लोराइड में, इन सब में क्या होता है फैट सोलोवेंट हो जाता है। ठीक है, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, खनिज लवण से, प्रोटीन से। अब यहाँ देखिए प्रश्न को पकड़ने की कोशिश करिएगा, ये नहीं कह रहा कि ऊर्जा देता कौन है, शरीर को ऊर्जा कौन देता, सबसे अधिक पूछ रहा है। जब भी सबसे अधिक पूछेगा तो आप फैट के साथ जाओगे। कितना देगा, तो 9 किलो कैलोरी क्या है फैट देता है, प्रोटीन कितना, तो 4.1 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट कितना, तो ये भी प्रोटीन, वो भी कितना देगा 4.1 किलो कैलोरी, और खनिज लवण 0 कैलोरी, वाटर 0 कैलोरी। ठीक है, ये चीज़ें इतना आपको राउंड में याद रखना है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टोन्स में, लैक्टोज में। तो आप कहोगे मैम अमीनो अम्ल में क्या होता है, इसका पाचन होने के पश्चात ये परिवर्तित हो जाता है। पेप्टोन्स जो है प्रोटीन को पचाते हैं, शर्करा क्या है, CHO है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब्स है, लैक्टोज क्या है मैम, दुग्ध की शर्करा जो होती है उसे क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किस एंजाइम का नाम है, तो आप कहोगे मैम जो स्टार्च होता है इसको शर्करा में कौन बदलेगा, तो मैम इसका तो बहुत आंसर आसान है, लाइपेज है, रेनिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है। तो आप बता दो क्या होगा, आप कहोगे मैम ये इसका आंसर ये हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है, टाइलिन हो जाएगा। और स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, CHO हो गया, और इसको शर्करा में जैसे रोटी खाए मीठा लगता है हल्का सा चबाने के बाद, ठीक है, डायलॉग आता है करे तुम्हारे हाथ की रोटी बड़ी मीठी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो माल्टोज की वजह से क्या होती है, मीठी होती है। और टाइलिन क्या है, लार में पाए जाने वाला क्या है, एंजाइम है, और इसके साथ जब क्रिया करता है तो क्या होता है, शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, रेनिन क्या है, दूध का एंजाइम है। ठीक है, दुग्ध का एंजाइम है, और ये छोटे बच्चों में बहुत अधिक पाया जाता है, इसीलिए बच्चों में क्या होता है, दूध आसानी से पच जाता है। लाइपेज क्या है, ये फैट को पचाता है। ठीक है, और पेप्सिन क्या है, प्रोटीन को पचाता है। ठीक, एक स्नैक देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितना कैलोरी ऊर्जा देगा, तो 12 गुणे क्या कर दोगे, 4 कर दोगे, और 3 गुणे क्या कर दोगे, 9 कर दोगे। आपका उत्तर निकल आया
4 दूना के 8 हो गया और 4 एक कम 4 हो गया। ठीक है, 9 तिरिक कितना हो गया, 9 तिरिक 27 हो गया, 9 तिरिक 27 हो गया। ठीक है, तो 27 + 48 कितना हो गया, तो आप कह दोगे मैम 8 7 कितना हो गया, 8 7 7 7 14, 15 को 5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 15 को 5 हो गया। ठीक है, और कैरी रही 1 और यहाँ से मैम 4 2 6 हो गया और 6 कितना हो गया, 7 हो गया, तो 75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 113 113 क्या कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का रूप क्या होगा, बदल जाएगा। संकेंद्रित रूप पूछा है तो आप कार्बोहाइड्रेट के साथ जाओगे। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप कार्बोहाइड्रेट है। यह शक्तिवर्धक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स का स्थान प्रमुख होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख कार्य क्या हैं। पहली बात तो पहले नंबर पे इसका कार्य आता है कि यह प्रोटीन को अपने कार्य से मुक्त करता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, यह दहन में पायरूविक अम्ल को पैदा करता है जो वसा के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है, ग्लूकोज को शर्करा तंत्रिका तंत्र को पोषण देता है, यानी ग्लूकोज यानी शर्करा तंत्रिका तंत्र को पोषण देता है, यह शरीर के ताप को क्या करता है, स्थिर रखता है। ठीक है, निम्न में से मोटापा का कारण क्या है, ज़्यादा खाना, कम खाना, कभी कम कभी ज़्यादा खाना, बिल्कुल भी ना खाना। अब मोटापा का कारण क्या है, तो मैम मोटापा का कारण है कि ज़्यादा खा लेना, और ज़्यादा खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में फैट का क्या होता है, जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे व्यक्ति क्या है, ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, व्यायाम नहीं करता, आलसी हो जाता है। ठीक है, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, यह क्वेश्चन 2021 में आया था। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, फूड एडिटिव कहेंगे, फूड सप्लीमेंट कहेंगे, फर्मेंटेड कहेंगे, और क्या कहेंगे, फोर्टिफाइड फूड कहेंगे। अब आप बता दो क्या होगा, तो आप कहोगे मैम इसे हम फूड एडिटिव कहते हैं। यह क्या है, उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाया जा रहा है और अपोषणीय पदार्थ है। जैसे मतलब क्या हो गया, जीरा में हम घास का बीज मिला दे रहे हैं, केसर में हम भुट्टे का बाल मिला दे रहे हैं। ठीक है, धनिया में हम क्या मिला दे रहे हैं, घोड़े की लीद मिला दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, उद्देश्यपूर्ण ढंग से हम मिला रहे हैं ना कि अपने आप मिल जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, फूड एडिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, फूड एडिटिव कहेंगे। ये उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाया जा रहा है। फूड सप्लीमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम फोर्टिफाइड क्या है, ऑयल में विटामिन ए मिला दे रहे हैं तो क्या है, ये फोर्टिफाइड हो गया। फूड सप्लीमेंट क्या हो गया, जैसे मान लीजिए विटामिन डी हमें कमी हो गई है, विटामिन डी क्या है, हम क्या है, खाना के साथ में सुधार रहे हैं, फिर उसके साथ में हम क्या करें, मछली का तेल ले लें, तो क्या है, यही फूड सप्लीमेंट हो गया कि वो हमारे जल्दी जल्दी क्या होगा, विटामिन डी को रिकवर करेगा। फर्मेंटेड क्या हो गया, तो जैसे खमीरीकृत हो गया, जैसे भटूरा बना रहे हैं और बियर बना रहे हैं, तो क्या है, फर्मेंटेड करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, इसको आप पकड़ करके चलिएगा। ठीक, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है, विलेय, विलायक, पारगम्यता और अर्धपारगम्यता। अब आप बता दो क्या होगा, विलेय क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और विलायक क्या होता है, सोलूबल होता है। ठीक है, तो विलेय क्या होगा, यानी जो चीज़ें आपस में घोल ले, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है वह क्या होगा, विलेय हो जाएगा। ठीक है, ये 9th से क्वेश्चन आया है। विकिरण विधि द्वारा संरक्षित भोज्य पदार्थों से लाभ है, भोजन को कम समय में परिरक्षित हो जाना, पौष्टिक तत्वों का नाश कम से कम होता है, अधिक से अधिक जीवाणुओं, विषाणुओं, फफूंदी, लार्वा, कीटों आदि का नाश होना, उपर्युक्त सभी। तो आप कहोगे मैम उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, विकिरण विधि से संरक्षित भोजन में लाभ सारे विधियों से होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। किन दोनों की, लौह एवं जिंक की, लौह एवं कैल्शियम की, लौह एवं फोलिक की, लौह एवं एस्कॉर्बिक एसिड की। तो आप बता दो क्या होगा, इसका आंसर बहुत ईजी है। आप कह दो मैम लौह और फोलिक अम्ल दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है उसे तुरंत भाग करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो क्या हो, फोलिक एसिड की टैबलेट शुरू कर सके, ताकि बच्चे की तंत्रिका तंत्र बहुत अच्छे से विकसित हो सके। ठीक है, दूध को पाश्चुरीकृत करने किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, क्रीम निकालने के लिए, खमीर खत्म करने के लिए, विटामिन बढ़ाने के लिए। तो आप कहोगे मैम तो उत्तर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है? तो आहारी चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? पाचन तंत्र को कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, इनमें से सभी होगा। आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम इनमें से सारी चीज़ें होता है। यानी आहारी चिकित्सा जो होता है, यानी खाने पीने से जो चिकित्सा की जाती है कि इनको जैसे जुकाम हुआ है तो ठंडा नहीं पीना है, दही नहीं खाना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना, आइसक्रीम नहीं खानी, तो ये सारी चीज़ें क्या है? यही सब आहारी चिकित्सा है। ठीक है, मतलब फूड द्वारा हम चिकित्सा कर रहे हैं। धागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल करते उसे क्या कहते हैं? तो किस में करेंगे? मार्जन किस में करते हैं? स्काउरिंग जिसे कहते हैं, तो किस में होगा? सूत में, रेशम में, लीलन में, ऊन में। तो आप कहोगे मैम ये तो ऊन का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यानी जो हम चीज़ें करते हैं, स्काउरिंग करते हैं, किस में करते हैं? ऊन में करते हैं। स्काउरिंग मतलब मार्जन, मतलब मांजना, मतलब बर्तन मांजते हैं ना हम। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या हम ऊन को मांज देते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद करिएगा। ठीक, चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र क्या है? दिल्ली है, मुंबई है, गोवा है, लखनऊ है। तो आप कहोगे मैम अपने यूपी का है। और क्या है? यूपी का लखनऊ होगा। ठीक है, स्ट्रॉबेरी या चेरी को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है नमक, नींबू का रस, गंधक अम्ल, आलू। तो आप क्या बताओगे? मैम इसमें हम क्या मिलाते हैं? हम लोग इसमें क्या मिला देते हैं? हम लोग इसमें क्या मिलाते हैं? तो आप कहोगे मैम हम लोग इसमें क्या मिला देते हैं? नींबू का रस मिला देते हैं। ठीक है, क्या मिला देते हैं? नींबू का रस मिला देते हैं। आप लोग चिकनकारी के बारे में कुछ पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बता दें। चिकनकारी क्या है? चिकनकारी लखनऊ का प्रसिद्ध है, कढ़ाई है, इसे सदा के लिए ही प्रसिद्ध रहा है लखनऊ का चिकनकारी। यहाँ के चिकनकारी वस्त्र विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। चिकनकारी कढ़ाई में शैडो काम यानी शैडो वर्क होता है। चिकनकारी कढ़ाई अत्यंत सूक्ष्म और बारीक एवं कोमल होती है। पहले यह केवल श्वेत यानी वाइट मलमल के वस्त्र पर श्वेत रेशमी धागों से बनाई जाती थी, परंतु आजकल यह कढ़ाई अन्य वस्त्रों पर भी जैसे 2x2, आर्गंडिक, सिफॉन, जारजेट, नेट, वॉयल आदि पर भी बनाई जाती है। ठीक है, इतना एक्सप्लेन दिया था बुक में तो हम पढ़ के आपको सुना दिए। ठीक है, बुक में पढ़ने भर का टाइम नहीं रहता है। जो भी एक्सप्लेन हम करते हैं हम सब अपने ज़बान से करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को तो नहीं लगता होगा कि मैम बुक खोल कर रख लिया ऐसे देख रहे। बुक मैं उसी के लिए बस सिर्फ रखी रहती हूँ जो आंसर की नहीं दिया था, ए सही है, बी सही है, सी सही, इसी के लिए मैं सिर्फ रखती हूँ। बाकी एक्सप्लेन तो मैं अपने से ही करती हूँ। ठीक है, आपको भी लगता होगा क्योंकि एक एक अक्षर देख करके पढ़ना और ऐसे बताने में तुरंत समझ में आता है कि देख के बताया जा रहा है कि ऐसे बताया जा रहा है। भुनने तथा सेकने में का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? ये क्वेश्चन कहाँ से उठा है? ये क्वेश्चन क्लास 10th से उठा है। ठीक है, क्लास 10th में कुकिंग का चैप्टर बहुत विस्तार से दिया हुआ है। ठीक, भुनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? जल द्वारा पकाने की विधि में, वाष्प द्वारा पकाने की विधि में, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में और वायु द्वारा पकाने की विधि में। तो हम भूनेंगे भी और सेकेंगे भी। ठीक है, तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? तो आप कहोगे मैम ये तो किसका प्रयोग हो गया? ये हो गया वायु द्वारा पकाने की विधि। ठीक है, भूनना और सेकना सब आग से होगा और आग तभी होगा जब क्या होगा? वायु होगा। ठीक है, दोनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक, अब यहाँ आ जाइए। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से क्या निकलेगी? सफ़ेद लौ, नीली लौ, पीली लौ, नारंगी लौ। आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम सूती वस्त्र तो सेलुलोज होता है। ठीक है, सेलुलोज नामक पदार्थ से निर्मित होता है। चूँकि सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट किससे बना है? आप लोग ये जल्दी 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 बता दो तो। कार्बोहाइड्रेट किससे बना है? कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। ठीक है, ये क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? CH2O। ठीक है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसके और ऑक्सीजन के अणु से बने होते हैं। जब यह इसे जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जल बनता है। तो क्या है? पीली लौ के साथ जलते हैं। और जो भी एनिमल फाइबर होंगे उसकी लौ कैसी होगी? तो नीली लौ होती है। ठीक है, इस तरीके से आपके 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज आज कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कभी भी 1 घंटा मैं पढ़ाती हूँ, कभी भी बीच में मैं आप लोगों से कभी नहीं कहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन लास्ट में एक बार ज़रूर कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को क्या करें? शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग बताएं जो ज़रूरतमंद हों, जिनके पास पैसा ना हो कोचिंग अफोर्ड करने के लिए। हम इस चैनल पे अपने फ्री में तैयारी करवाते हैं और आप लोग आकर के इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।